वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओसी के चैप्टर नंबर 5 दैट इज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के बारे में। हमने इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के बारे में आज तक क्या पढ़ा हुआ है, क्या सीखा हुआ है, वो आपने डिटेल में अपने चैप्टर्स में देखा होगा। बट आज हम इसका वन शॉट लेक्चर कवर करने वाले हैं। एक ही वीडियो के अंदर ये पूरा चैप्टर हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये चैप्टर कम से कम टाइम में कराऊं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के साथ कराने की कोशिश करूंगा। ये जो लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स है वो मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ओसीएसपी बीके के एलएमआर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ चैप्टर के मेमोरी मैप भी मैंने आपको किया है, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट ये थी कि सर मेमोरी मैप में हम पॉइंटर्स कवर कर सकते हैं, रिविजन पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट लिखने का कैसे, इसीलिए मैं लास्ट मिनट रिविजन नोट से ये सारी चीजें आपको करवा रहा हूँ। तो प्लीज मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इससे आपका ही रिवीजन होने वाला है। एंड मेक श्योर कि अगर वीडियो पसंद आता है, इसी तरीके के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इमर्जिंग मोड्स, तो इमर्जिंग मोड्स मतलब क्या कि किसी भी बिजनेस को नए आयाम तक पहुंचाने के लिए, किसी भी बिजनेस को नए आयाम तक पहुंचाने के लिए, नए लेवल तक ले जाने के लिए, एक ग्रोथ देने के लिए हमें कुछ ऐसे टेक्निक्स की जरूरत होती है जो हमको बिजनेस में अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। If we are ignoring that particular mode, if we are ignoring that particular technique of business, so हमारे बिजनेस को completely नुकसान हो सकता है आने वाले टाइम में, और आने वाले टाइम में हम उस कंपटीशन को फेस नहीं कर सकते जो हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमारा कॉम्पिटिटर उठा रहा है। तो हमें अगर मार्केट में बने रहना है तो हमें इस कॉम्पिटिशन को का एडवांटेज लेना होगा, और हमें भी इन सारे टेक्निक्स और इन सारे मोड्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करनी होगी। तो आज हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, दैट इज ई बिजनेस। ई बिजनेस क्या होता है? अगर आप ई बिजनेस को दो पार्ट में डिवाइड करें तो ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। हमने बिजनेस के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी होती है, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका मेन मकसद होता है सर क्या प्रोवाइड करना, प्रॉफिट अवेलेबल करा कर देना, यानी प्रॉफिट कमाना। तो उसी तरीके से ई बिजनेस का मतलब होता है द टर्म ई बिजनेस दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इट इज कंडक्टिंग बिजनेस वाया इंटरनेट, यानी यहां पर हम बिजनेस को क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, हम बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, हम अपने बिजनेस एक्टिविटीज को आगे ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इंटरनेट का सहारा लेते हैं। इट इंक्लूड्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू दी इंटरनेट, यानी यहां पर हम इंटरनेट के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को, हमारे गुड्स को, हमारे सर्विसेज को सेल करना चाहते हैं। ठीक है। The concept of e-business was coined by IBM. IBM है क्या exactly? तो IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। पहले क्या होता था, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है ये पर्सनल कंप्यूटर्स में डील करती है। किसमें? पर्सनल कंप्यूटर्स में डील करती है। तो ये बहुत बड़ी लार्जेस्ट सेक्टर की कंपनियां थी यूएसए के, जो पर्सनल कंप्यूटर पीसीज में डील करती थी। तो फर्स्टली जो ई बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्चुलाइज करने वाले आईबीएम ही थे। द पर्पस वाज टू प्रोवाइड बायर्स एंड सेलर अ प्लेटफॉर्म ऑन द इंटरनेट टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वो चाहते थे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहां पर बायर और सेलर अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। सेलर अपने प्रोडक्ट को बेचकर, सेलर अपनी सर्विसेज को बेचकर फुलफिल करना चाहता है अपनी नीड्स को, और बायर उस सर्विसेज या उस गुड्स को कंज्यूम करके, उस सर्विसेज को एंजॉय करके अपने वांट्स को सेटिस्फाइड करना चाहता है। तो ये एक तरीके का बिजनेस प्लेटफॉर्म हो गया जो किसी भी तरीके के बायर्स और सेलर्स को मिलाने का कोशिश करता है थ्रू दी हेल्प ऑफ इंटरनेट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कोप ऑफ ई बिजनेस। अब ई बिजनेस कितने तरीके के होते हैं या कैसे कैसे ई बिजनेसेस किए जाते हैं? अगर हम बात करें सबसे पहले बिजनेस टू बिजनेस, यानी दो बिजनेस मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर एक बिजनेस चालू कर सकते हैं, यानी बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ हाथों हाथ मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर बिजनेस कर सकते हैं।
In this model, the business transactions that takes between business to business, producer and wholesaler operate this model which improve the efficiency of the companies. यानी दो बिजनेस का फर्म मिलकर बिजनेस कर रहे हैं. जैसे हम लोग बोले कि मारुति एंड सुजुकी, हीरो और होंडा. हीरो साइकिल्स में डील करता था, होंडा मोटर्स में डील करते, दोनों ने मिलकर हीरो होंडा की नीड कंप्लीट की. हीरो होंडा ऑल ओवर इंडिया में फ्रेंचाइजी एक्सपांड कर सका, मोटर सेक्टर में इन्वॉल्व हो सका. होंडा का बेनिफिट मिला कि हीरो के जो साइकिलिंग के सेक्टर्स थे, हीरो के जो हीरो साइकिल्स के जितने भी आउटलेट्स है उसमें हीरो होंडा जैसी बाइक्स को इंट्रोड्यूस किया कर. तो यहाँ पे दो बिजनेस मिलकर अपने इस मॉडल को अप्रूव करके बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं. दूसरा अगर हम बात करें बिजनेस टू कंज्यूमर, ये ज्यादातर आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, स्नैपडील जैसे एप्लीकेशन पर देखने के लिए मिलेगा, जहां पर बिजनेस फर्म्स या बिजनेस एंटिटीज कंज्यूमर को डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं. दूसरी बात करते हैं हम लोग कंज्यूमर टू कंज्यूमर की. कंज्यूमर टू कंज्यूमर में एक कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उसको बेचना चाहता है किसी और कंज्यूमर को, तो क्या वो कह सकता है? यस, वो कर सकता है OLX क्विकर के माध्यम से. OLX में क्या होता है, सपोज मैंने ये पेन टैब इस्तेमाल किया, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं नया पेन टैब लूं, तो पुराने वाले का क्या करूंगा, पुराना वाला मैं बेचूंगा, तो किसी और कंज्यूमर को मैं ये बेच सकता हूँ एक अफोर्डेबल प्राइस में. वहां पर कंज्यूमर से डील करता है, जिसको बोलते हैं C2C. ना कम टू कंज्यूमर टू बिजनेस. अब यहाँ पे कंज्यूमर टू बिजनेस, जैसे हम लोग ने अभी रिसेंटली सुना होगा OLX ऑटो, ठीक है, या फिर हम लोग ने ये वैल्यू सही है वैल्यू करके हम लोग ने देखा, जहाँ पे हम अपनी यूज की हुई गाड़ी Cars24, तो जहां पर हम अपनी गाड़ी को इस्तेमाल करके वो किसी बिजनेस एंटिटी को अपनी बिजनेस को क्या कर बताओ अपनी यूज्ड व्हीकल को बेच सकते हैं. तो यहाँ पर कंज्यूमर बिजनेस फर्म्स के साथ क्या करता है, डील करता है. फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन. बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, यहाँ पे जब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. अब यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट जैसी वेरियस एजेंसीज आ जाती है. इसका बेस्ट एग्जांपल होगा पेमेंट ऑफ टैक्सेस. उसके बाद सेम कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे कंज्यूमर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाकर सहूलियतें लेता है. जैसे हमें पासपोर्ट बनाना है, आधार कार्ड बनाना है, पैन कार्ड के लिए हम अप्लाई करते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं. तो ये सारे एग्जांपल्स है कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन के. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 4 मार्क के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा पूछा जाता है एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस. तो आपके लिए बेनिफिट यहाँ पर इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है. अब हम बात करेंगे इजी टू सेटअप. इजी टू सेटअप मतलब ई बिजनेस के लिए आपको ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे आपको बेसिक कंप्यूटर इंटरनेट की जरूरत है और आपको कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी. दैट्स इट. आप घर पे बैठे बैठे अपने बिजनेसेस को रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ई बिजनेस. यानी अगर इंटरनेट के माध्यम से आप आसानी से कहीं पर भी बैठे बैठे अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं. उसके बाद नो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, यानी यहाँ पर आपको किसी भी बड़े बड़े हैवी स्ट्रक्चर्स या क्रॉस इंडिया में अपने फ्रेंचाइजीज फैलाने की जरूरत नहीं है. अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए जैसे आप कहीं पर भी पैसे पेमेंट कर सकते हैं, उसी तरीके से अगर आप ई बिजनेस करना चाहते हैं तो अक्रॉस द ग्लोब आप कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हैं. इसमें किसी भी तरीके की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है. ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, ऐसे कुछ एप्लीकेशन जो वहां पर आप अपने आप को लिस्टिंग करके अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द ग्लोब अपने प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं. फिर बात करते हैं गवर्नमेंट सब्सिडी की. यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सपोर्ट करते हैं, इसलिए टाइम टू टाइम वो डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करती है. व्हेन दे आर प्रमोटिंग डिजिटलाइजेशन, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें बेनिफिट मिलता है, ऐसा गवर्नमेंट सब्सिडी देनी पड़ती है. तो यहाँ पे जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस है उनको ऑनलाइन गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड की जा सकती है. नेक्स्ट बात करता है लोअर इन्वेस्टमेंट. ई बिजनेस के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कम लगेगा. लोअर इन्वेस्टमेंट यानी ई बिजनेस के लिए आपको कोई भी फिजिकल प्लेस लेने की जरूरत नहीं है, हैवी एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं है, स्टोर सेटअप करने की जरूरत नहीं है. आप अपने घर से भी आसानी से बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं. इसलिए यहाँ पर आपको लोअर इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है. उसके बाद इजी पेमेंट. पेमेंट भी यहाँ पर इजीली तरीके से आप कर सकते हैं. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट, यूपीआई, भीम यूपीआई, या फिर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन का सहारा लेके, या
कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शंस को एनेबल करके भी आप बिजनेस को कर सकते हैं। तो जहां पर आपका प्रोडक्ट भेज दिया जाएगा और आप पेमेंट अलग अलग ऑप्शन से कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कन्वीनियंस। कन्वीनियंस, इंटरनेट बैंकिंग आपको 24/7 की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आपका बिजनेस 2400 घंटे साल के 365 दिन चलने वाला है, क्योंकि आपको कोई भी फिजिकल स्टोर कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप 24/7 की कनेक्टिविटी के साथ आसानी से ई बिजनेस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द लिमिटेशंस। लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेजेस। पहला है हाई रिस्क, क्योंकि यहां पर आप कस्टमर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होते। इफ यू आर नॉट कनेक्ट टू द कस्टमर, तो यहां पर कहीं ना कहीं रिस्क हो सकता है कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड इन द सेंस कैसा, कि मान लीजिए मैंने एक पेटी पैक मोबाइल आपको भेजा, आपने वो खोला, उसके बाद आपने सेकेंड हैंड मोबाइल डालकर या उसके कुछ पार्ट्स निकाल के आपने वापस से पेटी पैक करके भेज दिया। तो ऐसे टाइप के आपके घोटाले हो सकते हैं, बिजनेस फर्म्स के साथ भी होते हैं। तो यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व होते हैं कि आपके साथ किसी तरीके का फ्रॉड कंपनी के द्वारा भी, यानी कंपनी भी कंज्यूमर के साथ कर सकती है और कंज्यूमर भी कंपनी के साथ इस तरीके के फ्रॉड कर सकता है। फिर यहाँ पर आता है सबसे बड़ा थ्रेट है सिक्योरिटी इशू। यानी जैसे Amazon.com, Amazon.in, अगर आपने Amazon की स्पेलिंग में अगर यहां वहां फेरबदल कर दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा BARODA की जगह पे BADODA डाल दिया, तो आपके सामने वो वेबसाइट खुलती है बट वो फेक वेबसाइट होती है। तो यहाँ पर आपको हमेशा कहा जाता है कि कभी भी आप किसी भी तरीके के वेबसाइट पे एंट्रोल करते हो या जाते हो, लॉग इन करते हो, तो वो वेबसाइट ऑथेंटिकेट है या नहीं वो चेक कर लेना आपका काम होता है। इसलिए वो लोगों ने कहा है HTTPS करके होना चाहिए। तो सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, वी कैन नॉट डिनाई। आपके लॉगिन क्रेडेंशियल डालने के बाद आपके हो सकता है आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो, लेकिन वो कब होता है, जब आप सेंसिबल नहीं हो, आप रैंडमली किसी भी वेबसाइट पे आके ट्रेड कर रहे हो, तब ऐसी चीजें पॉसिबल होती है। मैंने ऐसे बहुत सारे वेबसाइट को ऑब्जर्व किया जहां पर आईफोन, ठीक है, आईफोन 11, आईफोन 10 10,000, 11,000, 12,000 में मिलते हैं। तो क्या आप लोग कस्टमर को ये सोचना चाहिए कि क्या सच में उतना प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट का प्राइस अगर लाख सवा लाख रुपया है तो उसकी 10% वैल्यू पे तो कोई प्रोडक्ट मिलेगा नहीं। लेकिन अगर ऐसी चीजें अवेलेबल है तो इसका मतलब यहाँ पर आपके फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है लैक ऑफ पर्सनल टच। आप कंज्यूमर के साथ 1-to-1 कनेक्ट नहीं हो तो आपको पता कैसे चलेगा। आप गए मोबाइल खरीदने, मोबाइल में अगर किसी तरीके का फॉल्ट निकला तो आप क्या करोगे, कंज्यूमर आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं। तो 1-to-1 टच नहीं होने से आपका डिसएडवांटेज हो सकता है ई बिजनेस के तहत। जैसे आप दुकान में जाके कहीं से भी मोबाइल खरीद सकते हो, वहां पर आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया जाता है, लेकिन ऑनलाइन में आपके साथ डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो इन दैट केस आप क्या करोगे, इन दैट केस आपके साथ किसी तरीके का फ्रॉड ना हो या किसी तरीके का मिसप्लेसमेंट ना हो, इसीलिए ये तरीके का खतरा ई बिजनेस में बना रहता है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट बीच बीच में इनको मॉनिटर करते रहती है और ज्यादा इंटरफेरेंस से बिजनेस करना कभी ना कभी खतरनाक हो सकता है, ज्यादा दिक्कतें आ सकती है बिजनेस करने में। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। Now we are going to talk about the online transactions। अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, जहां पर हम बिजनेस को क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्ट कर रहे हैं। अभी हमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मतलब क्या, समझ लो मैं अमेजोन पे जाकर एक प्रोडक्ट ऑर्डर करता हूं, तो प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट की मदद से मैं कोई सामान खरीदना चाहता हूं तो मैं क्या खरीद सकता हूं, यस आप आसानी से परचेस कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके की सर्विसेज को एंजॉय कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। टू मेक एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपको आपका रजिस्ट्रेशन, आपका नाम, आपकी क्रेडेंशियल्स, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका फोन नंबर, आपके ईमेल आईडी, सारी चीजों की एक्सेस आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में डालनी पड़ती है। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप वहां पर लॉगिन ही नहीं कर सकते, आप कोई भी चीज परचेस नहीं कर सकते। सेकेंड, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप प्रोडक्ट को सर्फ कीजिए। सर्फिंग के बाद आपको जो प्रोडक्ट पसंद आता है उसको बाय नाउ पे क्लिक कर देनी है। अब जाकर आप वहां पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जैसे आपने बाय नाउ पे क्लिक किया, आपको वहां पर ऑप्शंस आएंगे कि पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए भी आपके पास बहुत सारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन वहां पर अवेलेबल
होता है। कैश ऑन डिलीवरी करना है, नेट बैंकिंग करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डिजिटल कैश। डिजिटल कैश का मतलब होता है गूगल पे, फोन पे, मोबीक्विक के जरिए भी आप पैसे पेड कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपका वहाँ पर प्रोडक्ट आपके घर पर डिलीवर हो जाने वाला है। वहां पर आपको अपने एड्रेस वगैरह पुट अप करने होंगे और आपको फिर फॉलो अप लेना है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंचा हुआ है, ठीक है। आई होप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ना कम टू आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? जब किसी भी बिजनेस एंटिटी का के दो तरीके की ऐसा समझो कि किसी भी बिजनेस की दो एक्टिविटी होती है, एक कोर एक्टिविटी और एक नॉन कोर। मतलब सपोज मेरा काम है टीचिंग करना, तो मेरा जो काम टीचिंग है तो मैं टीचिंग इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, तो ये मेरी कोर एक्टिविटी है। और एडिटिंग इज माय नॉन कोर एक्टिविटी। कोर एक्टिव मतलब मैं पढ़ाऊंगा नहीं तो एडिटिंग क्या करूंगा, तो पढ़ाना इज माय कोर एक्टिविटी और एडिटर को मैंने बैठा दिया कि भाई तू क्या करेगा, एडिटिंग करेगा, तो नॉन कोर। तो हो सकता है कि नॉन कोर एक्टिविटी में मेरे को ज्यादा समय लगा है। नॉन कोर एक्टिविटी से जब तक मैं एक वीडियो शूट करूंगा उससे दुगना टाइम मुझे एडिटिंग में लग रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एडिटर को बैठा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मेरी नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी दैट इज एडिटिंग को मैंने किसी और को आउटसोर्स करके रखा है, बदले में उसके ऊपर पैसे दे रहा हूँ। सिंपल सी बात है। तो आउटसोर्सिंग एक तरीके का ऐसा बिजनेस प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने नॉन कोर बिजनेस फंक्शंस को किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी को, ठीक है, ताकि वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। पहली चीज तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है और वो उस काम को करने में एक्सपर्टाइज होता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ऑनलाइन एग्जाम्स के टाइम पे जैसे गूगल फॉर्म्स वगैरह बना लेते हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्कूल्स एंड कॉलेजेस या टीचर्स हैं जिनको गूगल फॉर्म बनाने नहीं आता है, या बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके पास नंबर ऑफ बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो एप्लीकेशन के थ्रू एग्जाम लेना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसी कंपनियां जो ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाती है और वो कंज्यूमर्स को बेचती है, दैट इज कॉलेजेस को, स्कूल्स को बेचती है, उनको पर्सनलाइज करके देती है। उनके प्लेटफॉर्म पे वो क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल करा के देते हैं। तो ये सारी तरीके की जो एक्टिविटी होती है उसको हम लोग कहते हैं आउटसोर्सिंग, यानी हमने अपनी नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी को किसी और को क्या किया हुआ है, आउटसोर्स किया हुआ है। अब आउटसोर्सिंग किया क्यों जाता है, जरा उस पर हम लोग गौर कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग की। आउटसोर्सिंग करने का सबसे बेस्ट एडवांटेज है आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, आपका टाइम सेव होता है, आपके एफर्ट्स बचते हैं। फॉर एग्जांपल शादी का टाइम देखना, आपने देखा रहेगा कि शादी बारात के टाइम पे हम लोगों को शादी की इतनी सारी मल्टीपल एक्टिविटीज होती है। खाना कैटरर को बुक करना है, हॉल बुक करना है, डेकोरेटर को देखना है, उसके बाद जो दुल्हन है वो सजी है कि नहीं सजी है, फिर पंडित जी आए कि नहीं, सारी चीजें इतने ताम झाम रहते पूछो मत। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, दैट इज वेडिंग प्लानर। वेडिंग प्लानर का काम क्या होता है, श्रुति और बिट्टू का काम क्या होता है, आपने बैंड बाजा बारात देखी होगी, उसमें वेडिंग प्लानर का बेसिकली काम क्या होता है, आपके सारे ताम झाम को का जिम्मा हम ले लेते हैं, आपके बिहाफ में सारा काम हम करेंगे, बदले में आपको सिर्फ खर्चा करना है, आप जैसा बोलोगे वैसी एक्टिविटी यहाँ पर होने वाली है। तो वेडिंग प्लानर एक स्पेशलाइज बंदे होते हैं जो आपके बिहाफ में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सब पिकनिक जा रहे हैं, तो मैं बार बार पिकनिक के अरेंजमेंट करते बैठ सकता हूँ क्या, नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, एक पिकनिक अरेंजर को बुक कर लूंगा और उसको वो पूरी जिम्मेदारी, तो मेरे बिहाफ में पिकनिक पूरी अरेंज कर लेगा। तो इससे मेरा कॉस्ट भी कम होगा और मेरे जो एफर्ट्स और टाइम है वो भी मेरे सेव होने वाले हैं। दूसरा, आउटसोर्सिंग कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप को और एम्प्लॉयमेंट और एक्सपर्ट्स को स्टिमुलेट करता है, उसको बढ़ावा देने का काम करता है। तीसरा, मैन पावर कॉस्ट जो होता है वो एज कंपेयर टू ओन कंपनी, यानी मेरी कंपनी में अगर मैं खुद काम करूं तो मेरा कॉस्ट ज्यादा होगा, बट अगर मैंने वो चीजें किसी स्पेशलाइज बंदे को आउटसोर्स की है तो उसको वो चीजें कम पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपके घर में समझ लो ट्यूबलाइट खराब हो गई, आप चाहते हो कि ट्यूबलाइट आप रिप्लेस कर दो, अगर आपको खुद को रिप्लेस करना आता तो वेरी गुड, नहीं आता तो आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो, इलेक्ट्रिशियन आएगा 300 रुपए लेगा। लेकिन अगर आपका खुद का इलेक्ट्रिशियन होगा या आप खुद करते तो उससे आपका टाइम तो होगा, टाइम और एफर्ट तो लगने वाला है। हो सकता है कि कोई स्पेशलाइज बंदा था वही समय कम से कम समय पे काम करके निकल जाता है। आउटसोर्सिंग स्पेशलाइजेशन लेकर आता है, एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है और साथ ही साथ आउटसोर्सिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज शेयर करने का भी काम करता है।
बट जितने एडवांटेज आउटसोर्सिंग के हैं उतने ही डिसएडवांटेज कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग के है। पहला डिसएडवांटेज क्या होता है कि मेरा जो काम है वो मैं करता था तो मुझे मालूम है कि मेरी सिक्योरिटी क्या है, मेरा सिक्योरिटी कंसर्न क्या है, मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, मैं कितनी चीजों को कॉन्फिडेंस रख सकता हूँ। बट अगर वही काम मैंने किसी और को आउटसोर्स कर दिया तो देयर इज अ थ्रेट ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। दूसरा, कभी कभी ऐसा देखने के लिए मिला है कि जिस कंपनी को हमने वो काम सौंपा है वो हमारे सेटिस्फैक्शन लेवल का काम नहीं करते, जिससे हम अनसेटिस्फाइड रहते हैं, डिससेटिस्फैक्टरी होता है। थर्ड, कभी कभी प्रॉपर कम्युनिकेशन हम नहीं कर पाते। फोर्थ, कभी कभी नए पुअर क्वालिटी के सर्विसेज या डिलेड सर्विसेज हमको देखने के लिए मिलता है। और फिफ्थ, सबसे इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर के ऊपर हमारा फोकस कहीं ना कहीं हट जाता है। हमको लगता है हम अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बिजनेस के अंदर फोकस कर तो बाकी की एक्टिविटीज भी मेरे लिए कहीं ना कहीं उतनी ही अहमियत रखती है। अब कुछ और तरीके की बिजनेस आउटसोर्सिंग होती है, ठीक है। हम आउटसोर्सिंग कितने तरीके से कर सकते हैं? तो पहला टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग है दैट इज बीपीओ, दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अगर मैं इसको ऐसा समराइज करूं तो हमने कॉल सेंटर्स के नाम सुने हुए, तो वो कॉल सेंटर्स कहीं ना कहीं हर आईटी सेक्टर में होता है, जहां पर वो अपने नॉन कोर यानी कस्टमर को अटेंड करने का काम, उनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का काम करते हैं। मान लो आपने अमेजोन से कोई सामान मंगाया, सामान मंगाने के बाद उसमें किसी तरीके का फॉल्ट है, आपको रिटर्न पॉलिसी, तो आप उसको कॉल करके, तो कॉल सेंटर एक तरीके के बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होती है। So BPO is basically work to some third party service provider. It involves one organization hires another company to perform the task that the hiring organization required to operate its own business successfully. अपने बिजनेस को सक्सेसफुली कंडक्ट करने के लिए उसकी जो बिजनेस एक्टिविटी किसी और कंपनी को दे दी जाती है ताकि वो अपनी कोर बिजनेस एक्टिविटी पर फोकस करे, और नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी को स्पेशलाइज तरीके से करवाने के लिए हमने वही चीज किसी और के पास दी हुई है ताकि वो अपने काम पे फोकस करे और हम अपने काम पर फोकस करें। इसका एडवांटेज क्या होता है कि सबसे पहले हमको एक्सपर्ट मिलते हैं। दूसरा, आउटसोर्सिंग से हमको मदद मिलती है कि हम बिजनेस फॉर्म के अंदर जो मोनोटोनस वर्क कर रहे थे, यानी एक जैसा काम, रोज सुबह उठो पढ़ाओ जाओ, तो हमको मोनोटोनस वर्क से आजादी मिल जाती है कहीं ना कहीं, और हम अपने कोर बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर फोकस कर सकते हैं। उसके बाद हमको हमारे ऊपर जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस होता है उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो, एंड लास्ट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। बट जैसे इसके एडवांटेज है उसी तरीके से इसके डिसएडवांटेज भी है। पहला डिसएडवांटेज ये है कि हमारे क्लाइंट और वेंडर के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। दूसरा, कि कभी कभी हमारे हाथ से कंट्रोल छूट भी सकता है, क्योंकि सारा डेटा तो उनके पास है, कस्टमर का क्रिएट करके रिटेन करने का काम उनका। अगर हमारा उनका बैर हो गया तो हो सकता है हमारे बिजनेस का कंट्रोल जा भी सकता है। सबसे बड़ा इशू आता है डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी इशू। एंड लास्ट, हो सकता है कि हमारे टाइम जोन में हो सका कि हमारा टाइम जोन डिफरेंट हो सकता है, जिसकी वजह से हमको नुकसान भी हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की प्रोसेस, दैट इज नॉलेज प्रोसेस। पहले हमने बात क्या की थी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, केपीओ, दैट इज नॉलेज प्रोसेस। नॉलेज प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आउटसोर्स की जाती है। जब हम लोग जैसे बोलते हैं ना टेक्निकल चीजें, कंप्यूटर के बारे में, लैपटॉप के बारे में कोई इश्यू हो गया है, तो वो सारी नॉलेज की इसमें आती है। So KPO is a segment of BPO which is outsourced service provider to perform business process but also at the expertise around it. सेम चीज है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का ये पार्ट है। बट जो टेक्निकल आइटम्स होते हैं या टेक्निकल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए हम लोग ये सारी चीजों को क्या करते हैं, आउटसोर्स करके रखते हैं, ताकि कस्टमर अगर फोन करके बोले सर हमारा सिस्टम रिबूट नहीं हो पा रहा है या एंटीवायरस को कैसे अपडेट किया जाए, तो ये कहीं ना कहीं आपके टेक्निकल चीजों से जुड़ी होती है, तो उसको नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अंदर देखा जाएगा। एडवांटेज एज यूजुअल जैसा था, कॉस्ट रिडक्शन, हमको प्रोफेशनल सर्विसेज मिलते हैं वो भी इफेक्टिव प्राइस पे। हमको अगर हमने केपीओ किया, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग किया, तो जो स्टाफ होंगे वो हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स होंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलेगा और फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा इन केस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड टाइम
मैनेजमेंट। बट हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो सेम डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा थ्रेटन होता है सिक्योरिटी का। दूसरा हो सकता है कि कम्युनिकेशन इशू हो, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर मैं किसी को कहूंगा डेटा का प्रॉब्लम है, अरे डेटा होता क्या है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। अगर जैसे बहुत सारे लोगों को जो नॉन टेक्निकल बंदे होते हैं, उनको अगर मैं बोलूंगा एसएसडी करा लो या हार्ड डिस्क डालो, तो हार्ड डिस्क तो, लेकिन एसएसडी होता क्या है, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसएसडी क्यों डलवाया जाता है, या कंप्यूटर खरीदने का या लैपटॉप, तो कौन सा लैपटॉप, तो वो प्राइस देखते हैं 12,000, बहुत अच्छा लैपटॉप है 12, लेकिन 12,000 के लैपटॉप में आपको कौन सा प्रोसेसर मिल रहा है वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो प्रोसेसर के बारे में पता करने के लिए, या प्रोसेसर के बारे में जो बंदा नॉलेज रख रहा है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं केपी अपॉइंट करता तो वो टेक्निकल नॉलेजेस उसके पास होते हैं। तो क्वालिटी ऑफ वर्क कैन नॉट बी अश्योर्ड, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो हमेशा क्वालिटी देगा, कभी 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 हमारे साथ धोखा भी हो सकता है। और डेटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी इशू तो हमारे साथ हमेशा बने हुए रहते हैं, क्योंकि ये किसी और के हाथ में हमारी चाबी होती है। उसी तरीके से एक और बात करते हैं लीगल प्रोसेस की। लीगल प्रोसेस के अंदर हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल रिसर्च एंड लीगल कंसल्टेशंस। अगर आपको लीगल लॉ एडवाइजर या आपको लीगल मैटर्स में किसी से कंसल्टेंसी चाहिए, या आपको किसी से एडवाइस चाहिए, तो आप लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग की तरफ रुख कर सकते हैं। आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ, वो आपको लीगल सॉल्यूशंस देते हैं। तो ये लॉ, तो ये तरीके के जो बिजनेस फर्म्स चलाते हैं उसको हम लोग लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं। अब आउटसोर्सिंग फॉर लीगल फंक्शन इज कॉस्ट सेविंग। सीधी बात है कि हम 10 लोगों से कंसल्ट, अगर किसी फर्म के पास जाएंगे तो वो बंदा लॉयर ही लेके बैठा है, तो लॉयर्स के साथ वो कंसल्ट करके, तो हमको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ने वाला है। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन को हाई लेवल के टैलेंट और एक्सपर्टाइज देखने के लिए मिलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो स्टाफिंग फैसिलिटी वो एलपीओ प्रोवाइड करेगा, लीगल प्रोसेस आउटसोर्स जो लॉयर्स वो अपॉइंट करेगा, वो उनका काम ही है क्लाइंट्स को एंटरटेन करना, क्लाइंट्स के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, तो वो फ्लेक्सिबल के हिसाब से होंगे। बट अगर हम भी अपॉइंट करेंगे तो 1.5-2 लाख 2 लाख 2.5 लाख मांगेगा, लेकिन अगर हमने एलपीओ के थ्रू किया है तो वो हमको एक्सपर्टाइज सर्विसेज ही देने वाला है। डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कॉन्फिडेंशियलिटी का। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी का। उसके बाद एलपीओ ज्योग्राफिकल हर्डल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बैठा यहाँ पर हूँ मुंबई में, और जो एलपीओ या लीगल प्रोसेस वो हरियाणा से ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ पर ज्योग्राफिकल बैरियर्स हो सकते हैं फर्म और क्लाइंट में। सी, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, बिकॉज हमारे कल्चर्स और लैंग्वेजेस डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में मराठी जो भी ड्राफ्टिंग होती है, लीगल प्रोसेस की जो भी ड्राफ्टिंग होती है वो इंग्लिश और मराठी में होती है, लेकिन यही चीज अगर हम तमिल तेलुगु में देखोगे या वहां साउथ में देखोगे तो इंग्लिश में ड्राफ्टिंग वो करते हैं, अपार्ट फ्रॉम रीजनल लैंग्वेजेस। तो कहीं ना कहीं यार लीगल बैरियर्स हो सकते हैं, या कल्चरल बैरियर्स हो सकते हैं, लैंग्वेज बैरियर हो सकते हैं, जिससे एलपीओ को डिफिकल्टीज हो सकती है। आई होप ये चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस को अच्छी तरीके से देखा होगा, कुछ सारी चीजें की होगी। कोई भी डिफिकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कीजिए। इसी तरीके के एफर्ट को अप्रिशिएट करते रहिए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए वन शॉट लेक्चर बनाते जा रहा हूँ। अगर आप लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करोगे तो शायद मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा और फिर से इरेगुलर लेक्चर्स आना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों का मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, आप लोगों का सपोर्ट भी। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको लेक्चर्स के अपडेट भी मिलेंगे। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए, वहां पर मैंने मेमोरी मैप, लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स और सारे चैप्टर के सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह भी अपलोड करना मैंने शुरू किया है, ताकि आप अपने प्रैक्टिस को या आप अपनी तैयारी को एक नया एज दे सकते हो। अगर आपको एफर्ट पसंद है तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के एफर्ट के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।